साइटोप्लाज्म होता है इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाटर होते हैं, यानी कुल मिला के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल, हर टाइप के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। सेल के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन बनते हैं। तो सेल में जब प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है तो उसके अमाइनो एसिड्स को यहाँ से साइटोप्लाज्म से रिसीव किया जाता है। कई बार बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका रॉ मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है एक तरह का एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनको इस्तेमाल करके सेल की बहुत सारी जरूरियात पूरी होती हैं। इसमें पानी भी है, ग्लूकोज भी है, स्टार्च भी है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। बेटा इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है जेली लाइक है ना, लिक्विड की तरह है ना, तो ये एक तरह का एक मीडियम भी देता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर सेल में कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होनी है तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है इंटरसेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर। एक सेल के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, उसका नाम है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो सेल के अंदर अंदर हो रहा है वो तभी मुमकिन है जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। खैर ये तो बात हुई साइटोप्लाज्म की। उसके बाद सेल को मूव कराने के लिए एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला की हम बात करते हैं। देखो दो टाइप के दो स्ट्रक्चर हैं, सीलिया और फ्लैजेला। बेटा सीलिया और फ्लैजेला में फर्क, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज द पैरामीशियम। पैरामीशियम पानी में पाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटोजोआ है। और एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, ये क्या है? ये यूग्लिना है। दिस इज कॉल्ड द यूग्लिना। तो बेटा इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है? सीलिया है। और ये जो फ्लैजेला, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये क्या है? फ्लैजेला। दीज आर द सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला वो स्ट्रक्चर हैं जो सेल को मूव करने में मदद करते हैं। मूवमेंट, बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता क्यों है? अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा एक चीज बताऊं, अभी मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था। साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है जो अंदर अंदर जब मूव करता है, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है ना, उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीलिया फ्लैजेला की। तो सीलिया ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर नजर आते हैं आपको, ये सीलिया कहलाते हैं। और ये लंबा सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? फ्लैजेला। ये दोनों मूव करते हैं और मूव करने की वजह से पूरे सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, मोबिलाइज करने में मदद हैं सीलिया फ्लैजेला। सीलिया जब भी सेल में प्रेजेंट होगा, किसी भी सेल में अगर सीलिया मौजूद है तो हजारों की, 100, कई सेवरल हंड्रेड्स में और हजारों की तादाद में सीलिया होता है। जबकि जो फ्लैजेला होते हैं सेल के अंदर 1, 2, 3, 5, 7, 8 कुछ फ्यू नंबर्स हैं। सीलिया जब भी होंगे बहुत सारे होंगे, फ्लैजेला जब भी होंगे तो फ्यू नंबर्स में होंगे। सीलिया का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, फ्लैजेला कम होते हैं। सीलिया की जो लेंथ होती है कहाँ छोटी होती है, फ्लैजेला लंबे होते हैं। और सीलिया के अंदर मूवमेंट जब भी होता है इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, एक तालमेल होता है। मतलब क्या, अगर ये सारे मूवमेंट सीलिया मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, और सीलिया में हमेशा मूवमेंट होता है। फ्लैजेला के अंदर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर कहीं सीलिया होता है माही? बेटे हमारी बॉडी में कहीं सीलिया है बच्चों? गर्ल्स, बॉयज, क्या हमारी बॉडी के अंदर कहीं सीलिया है?
कहां पर बताएं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इस पार्ट का, ये जो सांस की जो नली होती है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया, विंड पाइप, और विंड पाइप के आगे जो ब्रांचेस होते हैं इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो बच्चों, इनके अंदर यहाँ पर लाइनिंग के अंदर क्या होता है? सीलिया होता है। हमारी बॉडी में यहाँ सीलिया होता है, तो सीलिया की वजह से ये मूवमेंट होता है। ये हम आपको बात बताएंगे टिश्यूज में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ, सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? आपके सांस की नली के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर भी होते हैं। तो इसलिए बॉडी के अंदर सीलिया कई जगह हो सकता है। सीलिया का मेन काम, सीलिया छोटे साइज के स्ट्रक्चर में उनका मूवमेंट है। फ्लैजेला लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम सीलिया और फ्लैजेला को, इधर देखो, सपोज करो ये सीलिया या फ्लैजेला को अगर आप ऐसे काटें, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ये दिखने कुछ ऐसे नजर आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, अगर सीलिया और फ्लैजेला को आप काट के देखें तो इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं अंदर अंदर, उनको कहते हैं क्या? इधर देखो, क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। बारीक बारीक फाइन उसकी शक्ल में स्ट्रक्चर होते हैं, इनका नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, देखो इधर, ये बाहर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी पर होती हैं और 2 सेंटर में होती हैं। इस खास अरेंजमेंट को, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया हो या फ्लैजेला हो, इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर पेरिफेरी पर होती हैं, 2 सेंटर में होती हैं। इस टाइप के पैटर्न अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट या 9+2 पैटर्न। सीलिया फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। इसलिए मैंने आपको बताया इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो सीलिया फ्लैजेला, हमारी बॉडी में फ्लैजेला हो सकता है? डू वी हैव फ्लैजेला इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में बेटे बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है, बैक्टीरिया में होता है, और काफी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजेला होता है। क्या हमारी बॉडी में फ्लैजेला है कहीं? कहाँ? हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म की जो टेल होती है बेटा, स्पर्म जो स्विम करता है, स्पर्म जो मूव करता है, तो मूवमेंट के लिए जाहिर सी बात है इसके बाद टेल होती है, टेल में फ्लैजेला। समझ आ रही है बात? तो इधर देखो, फ्लैजेला सीलिया दोनों के दोनों मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जा सकते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो इनको जब माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनका एक खास अरेंजमेंट नजर आता है जिसका क्या है? 9+2। 9+2। तीसरी बात, सीलिया फ्लैजेला दोनों ही सेल को मूव करने में मदद करते हैं, सेल के अंदर लोकोमोशन में मदद करते हैं। सीलिया जब भी सेल में होते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तारों की तादाद में हो सकते हैं, और इनके मूवमेंट में एक तालमेल होता है, एक रिदम होता है। जबकि फ्लैजेला जो होते हैं, फ्लैजेला एक लंबा सा एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इनका नंबर सेल में कुछ नंबर होते हैं, 4 5 6 1 2 इस तरह से नंबर में होते हैं। इनके मूवमेंट में रिदम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये सीलिया फ्लैजेला के बारे में बात समझ आ गई? yes, sir. सबको क्लियर है यहाँ तक? yes. आगे चलें? yes, sir. ओके। सीलिया फ्लैजेला के अलावा कौन सी ऑर्गेनल बचती थी? ओके, अब हम
अब हम आपको एक और राइबोसोम आपको बता चुके हैं, अब हम आपको इस सेल के अंदर बताने वाले हैं इसके बारे में, माइटोसिस है, माइटोसिस और मियोसिस। बच्चों ये बताएं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में सेल डिवाइड करते हैं। सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं, पहले तो बात ये समझने की कोशिश करते हैं सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, देखिए सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, एक होती है माइटोसिस, दूसरी मियोसिस। बेटा आपकी जब हम सब की जब पैदाइश होती है, जब हमारी बर्थ होती है, आपकी और हमारी जिस्म के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो सेल्स वक्त के साथ साथ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं साइज में, और ऑर्गन का साइज बढ़ने के बाद हमारी बॉडी में होते हैं। तो पहला काम, ये जो डिविजन्स हैं ये हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में ग्रोथ हो सके। हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। दूसरा है बेटा, आपके जिस्म में कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, वो पार्ट डैमेज हो गया, वो पार्ट छिल गया, वहां से स्किन डैमेज हो गई, तो उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी कौन सी सेल डिवीजन जरूरी है। बॉडी के सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। और इसके अलावा तीसरा काम है बेटा, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल्स बनते हैं ना, उनको कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं? गैमीट्स। मेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उसका नाम होता है स्पर्म्स, फीमेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उनका नाम होता है ओवा या एग्स। उसके बनने के लिए भी ये वाली डिवीजन, मतलब ये सेल डिवीजन जरूरी है। बच्चों पहले माइटोसिस और मियोसिस में फर्क बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। बेटा इधर देखो, एक होती है सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर ब्रॉडली दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है कौन सा फेज? और दूसरा होता है कौन सा फेज? एंड फेज। इधर देखो, एंड आपके सेल में जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो सेल की लाइफ में दो स्टेज होते हैं, इंटरफेज और एंड फेज। इंटरफेज का मतलब होता है एक ऐसा फेज जिसमें कोई सेल अपने आप को आने वाली डिवीजन के लिए तैयार है। जब सेल अपने आप को आने वाली डिवीजन के लिए तैयार करता है, रेडी होता है, उस वक्त कौन सा फेज कहलाता है? लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त उसका फेज कौन सा होता है? एंड फेज। ये एंड फेज चाहे माइटोसिस का हो या मियोसिस का। तो जब सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस से डिवाइड करे या मियोसिस से डिवाइड करे, उस वक्त वो कौन से फेज में होता है? और जब सेल अपने आप को आने वाली डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है उसको कहते हैं इंटरफेज। आगे सुने, हम बात करेंगे जब भी सेल्स डिवाइड करता है, एंड फेज में जब सेल डिवाइड करता है ना बेटा, इसके अंदर दो स्टेजेस होती हैं। कौन सी? और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, जैसे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट हमने आपको बताया था। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड करेगा पहले किस चीज का डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मेरी बात समझ आ रही है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड फॉलोड बाय डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाद में होता है, पहले किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, ये पेरेंट सेल, जी देखो क्या हुआ है यहाँ पर। ये सेल था पेरेंट सेल,
किस चीज का डिवीजन हो रहा है? देखो इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? फिर उसके बाद किस चीज का डिवीजन स्टार्ट हुआ? देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हुआ है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? तो जब भी सेल डिवाइड करता है पहले डिवीजन किस चीज का? न्यूक्लियस का, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का। तो आपके सेल में जब भी डिवीजन होती है तो पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब आते हैं माइटोसिस मियोसिस। बेटा माइटोसिस और मियोसिस की जब हम आपको बात बताते हैं ना, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। पहले माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन के बजाय माइटोसिस हमारी बॉडी में कभी है कौन से सेल्स में? सोमेटिक सेल्स में। और ये वाली जो डिवीजन होती है कहाँ होती है? इसमें जर्म सेल्स। इधर देखिए, सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स को छोड़कर, आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स को छोड़कर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं वो सारे के सारे कौन से सेल कहलाते हैं? आपकी स्किन, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी मसल्स, आपका हार्ट, आपकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स को छोड़कर जितने बॉडी के सेल्स हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। और आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? जर्म सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है? अच्छा, उसके साथ देखो, जब माइटोसिस होता है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? चार सेल। माइटोसिस में एक सेल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, जबकि मियोसिस में 1 सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स। बात समझ आ रही है? एक और बात सुनिए, अगर आपको इधर देखिए, मान लीजिए आपके एक कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। अगर आपके एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तब जब इसमें माइटोसिस होगा ना, तो क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में बराबर रहता है। माइटोसिस के अंदर जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, बराबर रहता है। जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल्स में होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है इसमें, किसमें? माइटोसिस में। इसलिए डिवीजन का एक नाम और है, इसको कहते हैं कौन सी डिवीजन? कौन सी डिवीजन कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सी है इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, क्यों? पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर था वो डॉटर सेल्स में इक्वल रहता है। और मियोसिस की अगर बात करें तो आपके अगर सेल में मियोसिस हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो जो 4 सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस एतबार से इस डिवीजन को एक नाम देते हैं, कौन सा? कौन सी डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रहा है, तो लॉजिकली अगर हम सोचें, एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 है, जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे तो आइडियली लॉजिकली क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना चाहिए। एक सेल जब 2 में डिवाइड हो रहा है तो लॉजिकली यहां पे क्रोमोसोम का नंबर 23 होना चाहिए, लेकिन सेम है। क्यों? मैंने अभी आपसे कहा था, जब सेल डिवाइड होता है उस वक्त कौन सा फेज चल रहा होता है? एन फेज। लेकिन एन फेज किसके बाद आता है? इंटरफेज। तो इंटरफेज के बाद जब इंटरफेज मुकम्मल हो जाता है, तो इधर देखो सब बच्चे, जब इंटरफेज मुकम्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो डिवीजन से जस्ट पहले ये सेल अपने क्रोमोसोम के नंबर को डबल कर लेता है। यानी अगर 46 था, यहां कितना हो जाएगा? 92। जब 92 होगा तो अब डिवीजन होगा तो अब इक्वल होगा, नहीं होगा? बात समझ आ गई? तो इसलिए माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में इक्वल होता है। इस एतबार से ये वाली डिवीजन कौन सी डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस जब एक सेल डिवाइड करता है
तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसलिए ये वाली डिवीजन क्या कहलाती है? रिडक्शनल डिवीजन। बात समझ आ रही है? हमारी बॉडी में कौन से सेल्स में हो रही है? हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स का नाम बताया था जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में ये डिवीजन हो रही है। देखो डिफरेंस कहां कहां हुआ? माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में, मियोसिस कहां पर? माइटोसिस में कितने सेल्स फॉर्म हो रहे हैं? 2। मियोसिस में कितने सेल्स फॉर्म हो रहे हैं? 4। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, किसमें? डॉटर सेल्स में। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है। अब ये हाफ क्यों हो रहा है उसकी वजह सुनिए। मान लीजिए किसी मेल की टेस्टिस में एक सेल में क्रोमोसोम थे, तो इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो 4 क्या बनेंगे बेटा? इधर देखो क्या बने? 4 स्पर्म बनेंगे। क्रोमोसोम का नंबर सब में 23। किसी मदर के अंदर ओवरी है, ओवरी में क्रोमोसोम का नंबर सेल में 46। जब इस लेडी के अंदर, जब इस फीमेल के अंदर ओवा बनेंगे, एग, क्रोमोसोम का नंबर 23 हाफ हो गया। अब उसके बाद जब ये स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। कितने क्रोमोसोम? 46। इस जाइगोट से हमारा डेवलपमेंट होता है। हर इंसान इसी जाइगोट से बनता है ना, हर ऑर्गेनिज्म इसी से बनता है। तो इसके अंदर एक 23 क्रोमोसोम आपके अंदर किसके है? फादर, और 23 क्रोमोसोम मदर। तो इसका मतलब आने वाली जनरेशन में, आने वाली नस्ल में क्रोमोसोम नंबर स्पीशी का बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। बात समझ आ रही है? हम सब के हर सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे फादर का है और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर का है। वो तभी मुमकिन होता है जब हमारे अंदर कौन सी डिवीजन हो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी माइटोसिस होती तो क्या होता बच्चों? अगर मान लो किसी मेल की टेस्टिस में माइटोसिस होता, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते? 46 होते। किसी लेडी के अंदर ओवरी का भी माइटोसिस होता, ओवरी में, एग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो 46 वाला स्पर्म, 46 वाला एग फ्यूज होता, जाइगोट में कितने हो जाते? 92। फिर जाइगोट से जब वो बच्चा फॉर्म होता, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म, जब वो बड़ा होता तो उसके अंदर भी फिर माइटोसिस। फिर यानी हर बारी में, हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता जाता, डबल होता जाता। इसीलिए खुदा ने, अल्लाह ताला ने एक स्पीशी का क्रोमोसोम का नंबर सेम रखने के लिए हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन से डिवीजन दिए? मियोसिस। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस। बात समझ आ गई? तो ये वाली डिवीजन जो माइटोसिस है, ये ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करती है। बॉडी के हर ऑर्गन में जो ग्रोथ हो रही है माइटोसिस की वजह से, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीट्स बन रहा है उसमें कौन सी डिवीजन? क्लियर है सब बच्चों को? मेरी बात समझ आ गई? अच्छा ये बताओ, अगर अनकंट्रोल माइटोसिस हो जाए किसी भी सेल में, किसी भी बॉडी के पार्ट में, अगर माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाए तो अनकंट्रोल माइटोसिस का दूसरा नाम होता है कैंसर। अनकंट्रोल माइटोसिस को कैंसर भी कहते हैं। बॉडी के किसी पार्ट में, बॉडी के किसी ऑर्गन में अगर माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाए तो अनकंट्रोल माइटोसिस को क्या नाम देते हैं? कैंसर। समझ आ गई बात? तो माइटोसिस, अभी मैं आपको माइटोसिस की स्टेजेस बताऊंगा। तो माइटोसिस मैंने आपसे कहा सेल्स डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन, सेल साइकिल की, सेल की लाइफ में 2 स्टेजेस हैं। इधर देखिए कौन कौन सी? इंटरफेज, जिसमें सेल अपने आप को आने वाली डिवीजन के लिए तैयार करता है। दूसरा एम फेज, एम फेज जिसमें सेल डिवाइड करता है, और जब डिवाइड करेगा तो डिवीजन किस चीज का होगा? पहले न्यूक्लियस का। उसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद डिवीजन किस चीज का? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई बात, माइटोसिस और मियोसिस में फर्क। दोनों ही सेल डिवीजन है। माइटोसिस आपकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स, यानी ऐसे जिनका कोई काम रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है,
उन ऑर्गन्स में, उन बॉडी के सेल्स में कौन सी डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में सेल्स के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है। माइटोसिस आपकी बॉडी में सेल्स को आपकी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है। और पांचवी बात, माइटोसिस का एक काम आपकी बॉडी में जो टिश्यूज में इंजरी हो जाती है, टिश्यूज के अंदर जो इंजरी हो जाएंगे, सेल डैमेज हो जाता है, उनको रिपेयर करने का काम भी किसका है? बात समझ आ गई? मियोसिस क्या है? मियोसिस एक टाइप की डिवीजन है जो ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल्स में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। दूसरी बात, मियोसिस डिवीजन के दौरान एक सेल्स डिवाइड करके कितने डॉटर सेल्स बनाता है? 4 डॉटर सेल्स बनाता है। और तीसरी बात, मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। हाफ होने की वजह से इस डिवीजन का नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। पांचवी बात मैंने आपको बात बताई थी, मियोसिस जो है वो एक स्पीशी के क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हर स्पीशी का मेंटेन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखने के लिए ये वाली डिवीजन होती है, जिसका नाम मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। समझ आ गई बात? क्लियर है सब बच्चों को? अब मैं आपको माइटोसिस की स्टेज बेटे। देखिए बच्चों, ये अभी जो अभी डिवाइड करने वाला है, माइटोसिस से डिवाइड करने वाला है। देखिए ना, ये आपकी बॉडी का सेल है जिसका डिवीजन होना है। ये सेल डिवाइड कर रहा है। अब डिवीजन होने के दौरान सबसे पहले क्या होगा, इसकी जो ये वाले जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इनको कहते हैं क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होते हैं। एक सेंट्रोसोम डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल बनाता है। देखो यहाँ भी 2 सेंट्रियोल्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेटवर्क। आप बच्चों को बताया गया था, न्यूक्लियस जब मैं बता रहा था, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? या तो क्रोमैटिन की फॉर्म में या क्रोमोसोम। लेकिन फर्क क्या है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त क्रोमैटिन फॉर्म में होता है। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है बेटा? क्रोमोसोम होता है। फिर उसके बाद ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये गायब होना शुरू हो जाता है। देखिए अगली स्टेज में क्या होता है। बल्कि मैं यहां से शुरू करता हूं आपको।
देखिए ये सेल इंटरफेस के दौरान जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है तो ये वाली स्टेज होती है। लेकिन अब जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है तो सेल डिवीजन वाले फेज के अंदर 4 मेन फेजेस होते हैं। कौन कौन से? देखो एंड फेज के अंदर जिसमें सेल डिवाइड करता है उसमें 4 फेजेस हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पहले प्रोफेज देखो। प्रोफेज में क्या हुआ? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या देखो, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर हो रही है, गायब हो रही है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर होनी शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ सेंट्रियोल पेयर में था, यहाँ पर क्या हुआ? ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल आ गया। ये क्रोमोसोम 2 में से पेयर में सेंट्रियोल होते हैं। समझिए, ध्यान दीजिए इधर। सेंट्रियोल एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल थे, 2 में से एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर चला गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई। तीसरा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर था, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो कॉइल होकर कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया तो इस प्रोफेज की, अच्छा इधर देखिए, आपको अगर याद हो क्रोमोसोम के अंदर जब आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, क्रोमोसोम की आर्म्स को क्या कहते थे? क्रोमोसोम की आर्म्स को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम की आर्म्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम की आर्म को क्रोमैटिड, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो सेंटर में ये पार्ट नजर आ रहा है, क्या है? ये है सेंट्रोमेयर। इस पार्ट को सेंट्रोमेयर, और इसको मैंने जो डॉट डॉट दिखाए हैं, क्या है? क्या है ये? बताएं क्या है ये? आपको बताया था, देखो डायग्राम में देखना, इसका नाम क्या बताया था आपको? क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम के अंदर काइनेटोकोर। इधर देखिए, तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के अलावा ये आर्म्स है, इसका नाम है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स की, और उसके बाद यहाँ पर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम काइनेटोकोर है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये सेंट्रियोल से ना कुछ फाइबर्स निकलते हैं, वो फाइबर जाके इसके साथ जुड़े हो, ये फाइबर्स किसके साथ जाके जुड़ जाते हैं? काइनेटोकोर के साथ। यहां से देखो ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ये फाइबर जाके काइनेटोकोर के साथ जुड़ते हैं। इनको क्या, फाइबर जो निकल रहा है ना, इसको जो जुड़ते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सेंट्रियोल जो हैं, इसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जाके क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के साथ काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। तो प्रोफेज सेल डिवीजन का पहला फेज है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। नंबर 1, जो क्रोमेटिन फाइबर था, क्रोमेटिन वो कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर, छोटा होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में। नंबर 3, इसके अंदर सेंट्रियोल, यहां पर देख रहे हैं आप, सेंट्रियोल पेयर में 2 सेंट्रियोल एक जगह थे, इसमें क्या होता है? एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ आ गया। नंबर 4, इसके अंदर सेंट्रियोल्स में से क्या निकलते हैं? फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। ये जाके कहां पे जुड़ जाते हैं? काइनेटोकोर, क्रोमोसोम काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ जाते हैं। यहां तक बात समझ आई? ये कौन सा फेज है? प्रोफेज। अभी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं आपको? 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अब अगली स्टेज देखिए।
देखिए बेटा, देखिए ये स्टेज कौन सा फेज है? मेटाफेज। यहाँ पर सारे क्रोमोसोम जो थे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए थे और स्पिंडल फाइबर किसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं? काइनेटोकोर के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। अगली स्टेज और सारे के सारे क्रोमेटिन फाइबर जो है किसमें कन्वर्ट हो गया था? क्रोमोसोम में। लेकिन अगली स्टेज में आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हुआ है? जितने भी क्रोमोसोम हैं सेल के, वो सारे के सारे अरेंज हो गए। कहां पर? कहां पर अरेंज हो गए बेटा? जैसे आप ये बताएं, ये अर्थ है, अर्थ के इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्वेटर। अर्थ के इस रीजन को इक्वेटर कहते हैं, ऐसे ही इस एरिया को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर ऑफ द सेल, या इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल। तो आप देखिए सारे के सारे क्रोमोसोम यहाँ पे कहां पे अरेंज हो गए? इक्वेटर पे, सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। जिस इस फेज को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा हम स्टेज मानते हैं, सबसे बेस्ट स्टेज मानते हैं टू स्टडी द सेल डिवीजन, का नाम है मेटाफेज। इसकी पहचान ये है कि सारे के सारे क्रोमोसोम किस पे अरेंज होते हैं? इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर सिमेट्रिकल होते हैं। देखिए स्पिंडल फाइबर सिमेट्रिकल होते हैं और सारे के सारे स्पिंडल फाइबर किसके साथ जुड़े हुए हैं? किसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी बताया था आपको, ये क्या है? काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए हैं और सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर लाई कर रहे हैं। ये स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज कहलाता है सेल डिवीजन का, जिसका नाम क्या है? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद